आज हम आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे कि वैश्वीकरण क्या है। जब दो या दो से अधिक देश आपस में ट्रेड के माध्यम से वहाँ की बाजार जुड़ जाती है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन कही जाती है। ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज से 20 साल पहले अगर आप सड़क पे नज़र दौड़ाते तो आपको सड़क पे सिर्फ फिएट और मर्सिडीज ही दौड़ती हुई नजर आती, मगर आज अगर आप सड़क पे नज़र दौड़ाते हैं तो आपको बहुत सारी ब्रांडेड कंपनियों की जो है मॉडल कार की दौड़ती हुई नजर आएगी। इसी प्रकार से टेलीविज़न, मोबाइल के साथ भी देखने को मिलती है। आज से 20 साल पहले बहुत कम ही ब्रांडेड जो है सो टेलीविज़न हुआ करती थी, उसकी प्राइस अधिक होती थी, फीचर कम होती थी उसमें। मगर आज आप मार्केट अगर जाते हैं तो आपको बहुत सारी जो है सो कंपनियों की टेलीविज़न मिल जाएगी, उनकी फीचर भी अच्छी रहती है और प्राइस भी कम होती है। ये सब ग्लोबलाइजेशन के चलते ही संभव हो सका। इसी प्रकार से हम बताएंगे कि एमएनसी क्या होती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में एमएनसी का बहुत बड़ा योगदान है। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जब किसी कंपनी की एक से अधिक देशों में व्यापार चलती है, उनकी इंडस्ट्री स्टेबल रहती है, उस पर उनका नियंत्रण होता है, तो इस प्रकार की कंपनियों को एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कही जाती है। एमएनसी उन देशों में अपने व्यापार को चलाती है या अपनी इंडस्ट्री को स्टेबल करती है जहाँ पे चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल जो है सो उपलब्ध होती है और जहाँ की सरकार उन्हें समर्थन करती है। उनके पास टेक्नोलॉजी तो पहले से ही होता है और इस प्रकार से वो बहुत ही कम मूल्य में अच्छी क्वालिटी को प्रोड्यूस करती है और उसे अच्छी प्राइस में मार्केट में बेचती है। अगर वह किसी वस्तु को बनाने में 40 रुपये खर्च करती है तो उसे 100 रुपये में बेचती है और इस प्रकार से 60 रुपये इनकम होती है। फिर भी उनकी जो क्वालिटी होती है लोकल कंपनी की तुलना में बहुत अच्छी होती है, कॉस्ट भी कंपेयर कम होती है और उन्हें काफ़ी मुनाफा होती है और उपभोक्ताओं को भी काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है वो विश्व स्तरीय होता है। यही कारण है कि जो है सो एमएनसियाँ काफ़ी समृद्ध होती जा रही है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लैंड खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है, मशीन खरीदती है, तो इसमें जो पैसा वो लगाते हैं इसी को इन्वेस्टमेंट कही जाती है। और यही इन्वेस्टमेंट जब कोई फॉरेन कंपनी करती है तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कही जाती है। भारत ने 1947 में ट्रेड बैरियर लगाया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार जब यहाँ थी तो उसने भारत की इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि जब तक भारत की कंपनियाँ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाती है तब तक विदेशी कंपनियों के आगमन पर रोक रहेगी। इसी प्रक्रिया को ट्रेड बैरियर या व्यापार प्रतिबंध कही गई। और जब भारतीय कंपनियां मजबूत हो गई 1990 तक, तो 1991 में ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दिया गया और इसी प्रक्रिया को लिबरलाइजेशन या उदारीकरण कही गई। और इस प्रकार से भारत ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन गया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं या एमएनसी है, वह जिस देश में जाती है वहाँ की कंपनियों के साथ मिल के काम करती है, या तो उसे खरीद लेती है या उसे ऑर्डर देती है और फिर उसे अपना लेबल लगा कर बेचती है। इस प्रकार से वह काफ़ी मुनाफा कमाती है। अब WTO की बात भी कर लेते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित जो किया गया वह डेवलप कंट्री जो है वही लोगों ने किया है। WTO का जो उद्देश्य है वह यह है कि पूरे विश्व में
टैक्स फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, कोई भी कंट्री ट्रेड बैरियर नहीं लगाए, और जो गरीब देश है या जो डेवलपिंग कंट्री है उसे वो प्रेशर भी देती है कि अपने यहाँ ट्रेड बैरियर को हटाइए, जबकि जो अमीर देश है वह अपने यहाँ ट्रेड बैरियर लगाए रखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो WTO है उसको जो स्टेबल किया गया है वो डेवलप कंट्री के हैं, वही खर्च भी चलाते हैं। इसलिए जो WTO है वो जो है सो डेवलप कंट्री के लिए कार्य करती है, और गरीब देश गरीब है, अमीर देश अमीर होता जा रहा है। आज इतना ही।